Jai Hind, dear student. Today we are going to discuss about the electric potential of an arbitrary charge distribution in the term of multipoles. बेटे हमारे पास कोई एक बॉडी है और जिस पर कोई एक भी चार्ज है, और जो ये बॉडी है, ये देखो अभी तक हम लोगों ने जो पोटेंशियल फाइंड किया वो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड किया। किसकी वजह से फाइंड किया? पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड किया। और हमने आपको दिखाया कि ये आता है। आपने डाइपोल की वजह से फाइंड किया तो V प्रोपोर्शनल 1/r² आ गया। आपने क्वाड्रपोल की वजह से फाइंड किया, V प्रोपोर्शनल 1/r³ आया। ऑक्टापोल की वजह से जब आप फाइंड करोगे तो V प्रोपोर्शनल 1/r⁴ आएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी रहती थी और तब आप पोटेंशियल फाइंड करते थे। लेकिन जब कभी भी आपको कोई स्पेसिफिक बॉडी ना मिले और 3D शेप की कोई भी बॉडी मिल जाए तो आप उसका पोटेंशियल किस तरीके से फाइंड करोगे? तो ऐसी बॉडी का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। तो उस पर जो चार्जेज है वो कैसा चार्जेज है? आर्बिट्रेरी चार्जेज है। और वो कोई भी बॉडी इनमें से कुछ नहीं है, वो एक सेपरेट या डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी है जो ना डाइपोल है, ना क्वाड्रपोल है, ना ऑक्टापोल है। वो किस तरीके का बिहेव करेगा? तो एक्चुअल में वो उसका जो बिहेवियर होगा वो मल्टीपोल्स के टाइप का बिहेवियर होगा। ये आपके प्रॉब्लम में ही आ गया है कि ऐसा बॉडी जिस पर आप आर्बिट्रेरी चार्ज देते हो तो वो एक मल्टीपोल टाइप्स का बिहेव करेगा। तो चलो देखते हैं कि मल्टीपोल्स की वजह से पोटेंशियल किसी पॉइंट पर क्या होता है। तो ये मेरा 3 डायमेंशनल बॉडी है और इस 3 डायमेंशनल बॉडी को मैंने इतने छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट में डिवाइड किया जब तक कि हर एक एलिमेंट का चार्ज सेम ना हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा मानकर चलता हूँ कि ये थोड़ा सा छोटा सा हमने क्या किया, एक क्यूब हमने यहाँ पर मान लिया और इस जो कि इसी कह सकते हैं बॉडी का पार्ट है, हमने छोटे छोटे ऐसे पोल इसमें क्या किया, बॉडी को ऐसे मान लिया। हम मान कर चलते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम है वो dV है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा dQ/dV होगा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को थोड़ा सा और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से लिखते हैं। थोड़ा सा और करेक्ट अगर मैं करना चाहूँ या मैं चार्ज कैलकुलेट करना चाहूँ तो थोड़ा और करेक्ट का क्या, अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करना चाहूँ तो DQ = ρdV आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ρdV आ जाएगा। और अगर मैं इस पूरे बॉडी को देखूं कि किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे कहने का ये मतलब है कि इसका जो भी हम कैलकुलेशन या करने जा रहे हैं वो सारा कैलकुलेशन किसी एक रेफरेंस पॉइंट से है। ये ऐसे, और वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट हम मानकर चल रहे हैं कि P है, वो रेफरेंस पॉइंट P है। यहाँ पर मैं ये रेफरेंस पॉइंट बना के दिखा दे रहा हूँ कि ये P है। तो इस चार्ज का यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर r' बोल दे रहे हैं और इस P का जो पोजीशन वेक्टर होगा ऑरिजिन से वो पोजीशन वेक्टर हम मान रहे हैं कि r होगा, वेक्टर r। और यहाँ जो इसका पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट से ये मानकर चल रहे हैं ये करली r है। ये यहाँ से इसको r और ये r और ये हमारा करली r है, ये करली वेक्टर r है। ठीक है। dV ये वॉल्यूम एलिमेंट चार्ज है, वॉल्यूम एलिमेंट है, ये याद रखना, ये वॉल्यूम एलिमेंट है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। सारा हमने बना दिया। अगर मैं ये इस R की बात करूं तो ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट हमारा X, ये Y और यहाँ पर जो एक दूसरा एक्सिस बन रहा है वो Z एक्सिस होगा। तो यहाँ पर R' की अगर आप बात करोगे तो R' कितना हो सकता है, आप ये हमें बताएं। तो देखो R' कितना हो सकता है, तो ये हो सकता है R वेक्टर R और -R' हो सकता है, ये वेक्टर हो सकता है। देखो हमें क्या करना है
यहाँ से हमको पी जाना है, तो आर वेक्टर तो है ही है ये, और यहाँ अपोजिट आओगे तो आर डैश माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हमने कर दिया, और फिर ऐसे जाओगे तो ये आर हो गया, तो आर माइनस आर डैश हो जाने वाला है। हम यहाँ पर देखो, अगर ये बात हमने कैलकुलेट ही कर लिया कि डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, ये कैलकुलेट कर लिया हमने। अब अगर मैं यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ तो पोटेंशियल के लिए देखो, अगर मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि ये प्राइम है, तो ये जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया है इसका कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या है? इसका कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं लिखूँ तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखूँगा मैं? जैसे यहाँ इस पूरे बॉडी का मैं मान रहा हूँ कि ये आर डैश पोजीशन पर है, तो अगर ये आर डैश पोजीशन पर है तो मैं डेंसिटी अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो डेंसिटी के कौन से टर्म में लिखूँगा? तो डेंसिटी आर डैश के टर्म में मैं लिखूँगा। इसका ये मतलब हो गया कि डेंसिटी आर इज इक्वल टू आर थीटा और आर डैश थीटा डैश और फाई डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मेरा आर होता रो आर होता, अगर केवल रो इज इक्वल टू रो आर होता, क्या होता? रो आर होता, तो मैं इसकी क्या कोऑर्डिनेट लिखता? इसके कोऑर्डिनेट लिखता आर थीटा और फाई लिखता, ये दोनों लिखता। लेकिन आर डैश है तो कोऑर्डिनेट मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर डैश थीटा डैश और फाई डैश। और ये एक चीज़ ये भी आपको याद रखना, आर डैश जो है ना, आर डैश इस वाले पोजीशन वेक्टर से बड़ा है ये ठीक है, और सबसे बड़ा ये पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पर मैंने आपको इतना कॉमन इन्फॉर्मेशन बताया। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? मैं यहाँ लिख कर भी आपको बता देता हूँ कि आप क्या लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो कि आर डैश थीटा डैश फाई डैश इज कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, और ये सोर्स चार्ज का कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं। और आप क्या लिख सकते हो कि आर थीटा एंड फाई ये क्या है? ये क्या है? आर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है, और वेयर वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल, जहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं? जहाँ पर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, और वहाँ का पोटेंशियल मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि वहाँ का पोटेंशियल क्या है? v है। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दें यहीं पर लगे हाथ कि इनके बीच का एंगल, ये इनके बीच का एंगल हम अल्फ़ा ले रहे हैं। इनके बीच का एंगल कितना ले रहे हैं? अल्फ़ा ले रहे हैं। तो आप ये बात भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन आर डैश या आर प्राइम एंड आर वेक्टर। यहाँ से ये हो जाएगा ये। तो अल्फ़ा किसके बीच का एंगल है? आर प्राइम और आर के बीच का एंगल है। और हमने क्या लिया कि डी वी हमने माना ना, ये यहाँ पर ये वॉल्यूम एलिमेंट का डी वी इज अ वॉल्यूम एलिमेंट। ये क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट है ये, डी वी इज द वॉल्यूम एलिमेंट है। और क्या माना हमने ये माना कि चार्ज जो वॉल्यूम एलिमेंट पर है वो कितना है? तो चार्ज इन डीवी वॉल्यूम एलिमेंट पर चार्ज डेंसिटी कितनी है या चार्ज कितना है? वो चार्ज हमने माना कि डी क्यू है। तो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? तो चार्ज डेंसिटी हम बताते हैं आपको कितना होगा। चार्ज डेंसिटी रो और आर डैश इज इक्वल टू, और आर डैश ये हमने वेक्टर के तौर पर लिया है, तो डी क्यू अपॉन डी वी हो जाएगा। और डी क्यू इज इक्वल टू हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, रो आर प्राइम वेक्टर और इंटू डी वी, ये हो गया है हमारा
ये चार्ज आ गया है उस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर। इस पी पॉइंट पर, ये जो पी पॉइंट है इस पर चलो हम इस एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करें तो वी नो दैट पोटेंशियल फार्मूला ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल जानते हैं। और वो क्या पोटेंशियल का फार्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, इस आर जानते हैं। यही फार्मूले में ये हम पुट करेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज हम जानते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या जानते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर, यही जानते हैं। लेकिन अगर हमारे पास Q ना होकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q ना होकर रो डी वी इस टर्म में हो तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाता है, पोटेंशियल का इस तरीके से हो जाता है। हम इसी फार्मूले में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अपनी अप्रोच को सेट करेंगे। तो अगर अपना अप्रोच मैं सेट करना चाह रहा हूँ तो डी बी हमारे पास जो वॉल्यूम एलिमेंट है उस पर डी क्यू चार्ज है। तो डी क्यू चार्ज के लिए अगर मैं ये फार्मूला लिखना चाहूँ तो डी वी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू चार्ज के लिए मेरा हो जाएगा डी क्यू अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। और फिर इसी को मैं टोटल पोटेंशियल के तौर पर अगर लिखना चाहूँ, टोटल पोटेंशियल, देखो इस डीवी एलिमेंट की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल तो आया, लेकिन ऐसे डीवी बहुत सारे एलिमेंट में डिवाइडेड है ये बॉडी। तो सबकी वजह से अगर मैं पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूँ तो टोटल पोटेंशियल एट पी ड्यू टू कह सकते हैं कि कंप्लीट बॉडी या ऑल वॉल्यूम एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की वजह से, वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से। तो हम इसी फॉर्मूले को क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले को इंटीग्रेट करेंगे। तो V इज इक्वल टू डी वी का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू अपॉन आर हो जाएगा। और फिर हमको यहाँ से V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लेना पड़ेगा और यहाँ हो जाएगा डी क्यू अपॉन आर हो जाएगा। और V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, और डी क्यू की वैल्यू देखो आपने कुछ कैलकुलेट कर रखा है, डी क्यू की वैल्यू रो और आर प्राइम वेक्टर और डी वी ये कैलकुलेट कर रखा है। दिस वैल्यू आर सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन वी विल गेट रो आर प्राइम वेक्टर और डी वी अपॉन आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने रख दिया, ठीक है। इसको कोई एक इक्वेशन मान लो आप, और इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब हमें एक चीज़ और मालूम है, देखो यहाँ पर एक चीज़ क्या मालूम है कि ये है हमारा करली आर, यही है करली आर इज इक्वल टू इतना होता है। तो आप अगर देखें ध्यान से तो करली आर इज इक्वल टू आर माइनस आर वन, ये है, यही तो है ना अपना, यही तो है, आर माइनस आर प्राइम है, ठीक है, आर वन नहीं है, आर प्राइम है। तो ध्यान से आपने देख लिया इसको कि क्या है, करली आर वेक्टर करली आर अपान आर वेक्टर आर माइनस आर प्राइम। अब आपको एक चीज़ यहाँ दिखाते हैं, हमें यहाँ पर क्या है, ये अगर एग्जैक्टली इसको अगर लिखें तो आर का मतलब क्या है, आर का मतलब वेक्टर आर का मॉड लिया गया है। अब अगर इसका मॉड ले लेते हैं आप, करली आर का मॉड लेते हैं आप, तो अब वेक्टर आर माइनस आर प्राइम वेक्टर, और ये आर करली आर नहीं था, ये करली आर और आर में डिफरेंस याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा हमने डिस्टिंग्विश कर दिया है, बस ये हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा आर, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वेक्टर आर माइनस आर प्राइम वेक्टर का मॉड का स्क्वायर और होल पावर 1/2 कर रहे हैं। आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। तो आर इज इक्वल टू, देखो ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्राइम का स्क्वायर और -2 वेक्टर आर डॉट आर प्राइम, ये हो जाएगा, और होल पावर 1/2। आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस प्लस आर, ये यहाँ से ऐसे आर नहीं बनेगा, आर स्क्वायर और माइनस, देखो 2
और आर डॉट आर प्राइम है तो आर प्राइम और कॉस थीटा कर ले रहे हैं और इसको पावर 1/2 कर दे रहे हैं। और r इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन करोगे तो r बाहर आ जाएगा। r स्क्वायर कॉमन कर लिया है तो इसकी जगह पर 1 प्लस आर प्राइम अपॉन आर होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2r प्राइम कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉमन क्या है, एक कैंसिल हो जाएगा और पावर 1/2 हो जाएगा। देखो बेटे आर स्क्वायर कॉमन क्या वन होगा, यहाँ आर स्क्वायर तो था नहीं तो इसके अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ अपॉन में आर स्क्वायर तो आएगा लेकिन एक आर इससे वो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू, यहाँ से देखो आर तो एज इट इज रहने वाला है, आर ऐसे ही रहने वाला है, और नहीं तो यहाँ पर देखो ये ऐसे कर लो, देखो ये आर है और ये आर है, ये करली आर है, ये आर है। और अब देखो ध्यान से तो हम इसको 1 प्लस, और यहाँ दोनों में देखो आर प्राइम अपान आर कॉमन कर लें, आर प्राइम अपान आर अगर हम कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास बचेगा आर प्राइम अपान आर -2 कॉस थीटा और होल पावर 1/2। और इसको थोड़ा सा सही करें तो आर अपान आर प्राइम हो जाएगा और 1 प्लस आर प्राइम अपान आर प्राइम आर -2 कॉस थीटा, और पावर में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से पावर में -1/2 हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। हम इसी को ज़रा सॉल्व करने की अब कोशिश करेंगे, इसी स्टेप को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे स्टेप को अगर मैं x मान लूँ, मतलब x इज इक्वल टू आर प्राइम अपान आर प्राइम अपान आर -2 कॉस थीटा, इस पूरे स्टेप को आर अगर मैं आर एक्स मान लिया तो ये स्टेप ज़रा देखना किस तरीके से ये दिखेगा आपको, ये दिखेगा आर अपान करली आर 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1/2 दिखेगा, यही दिखेगा -1/2 दिखेगा। इसको अगर अब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करें, यानी कि नाउ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, और बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, प्लस माइनस आप लगा सकते हैं लेकिन यहाँ प्लस है तो मैं प्लस लेकर चलता हूँ, और प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² प्लस n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³ एंड सो ऑन डॉट 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 ऐसे चलता है। तो 1 प्लस, देखो ध्यान से देखना, 1 प्लस क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -1/2 है तो ये 1 -1/2 और x हो जाएगा, और प्लस -1/2 -1/2 और अपॉन फैक्टोरियल 2x² प्लस -1/2 और -1/2 -1/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और x की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। इसको एक्सपैंड करो आप तो -1/2 इंटू एक्स प्लस ये -1/2 हो जाएगा और ये -3/2 और अपॉन फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं x² और प्लस 1/2 और इंटू -3/2 इंटू और ये -5/2 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 3 को 3 2 और 1 और इंटू x² एंड सो ऑन ऐसे आता रहेगा। आप यहाँ पर सॉल्व करो तो माइनस कितना आ जाएगा, ये 1 भी तो होना चाहिए था यहाँ 1, हाँ 1, तो 1 -x/2 या आप ऐसे लिखो 1/2 इंटू एक्स, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 3y कितना होगा 2 to the 4 to the 8 और x² माइनस 3 5 जो 15 और 2 to the 4, अच्छा एक चीज़ और देख लो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 हो जाएगा x² प्लस डॉट 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 ऐसे आता रहेगा। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, x टू दी पावर -1/2। अब x जो देखो x की जो वैल्यू थी वो क्या वैल्यू थी, वो x की वैल्यू ये थी पूरी, ये थी पूरी r डैश, x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू r डैश अपॉन r और r डैश अपॉन r -2 कॉस थीटा, यही था r डैश अपॉन r -2 कॉस थीटा। ठीक, ये वैल्यू इस इक्वेशन में इंसर्ट करोगे तो 1 प्लस r प्राइम अपॉन r
आर प्राइम अपान आर और 2 cos थीटा, ये वैल्यू हम यहाँ x पर इंसर्ट किए और पूरी की वैल्यू ये -1/2 और -1/2 और x की वैल्यू देखो आर प्राइम अपान आर, ये वैल्यू मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ये वैल्यू x की जगह पर रख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये आ जाएगा आर प्राइम अपान आर -2 cos थीटा और फिर +3/8 और आर प्राइम की जगह एक्स स्क्वायर है तो ये वैल्यू रखेंगे, तो आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर और आर प्राइम अपान आर -2 cos थीटा का होल स्क्वायर और -5/16 और x का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो आर प्राइम अपान आर की वैल्यू 3 और आर प्राइम अपान आर -2 cos थीटा का होल क्यूब और प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, देखो यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये कैसे हो जाएगा 1 - 1/2 आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर प्राइम अपान आर और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखो 3/8 आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर एज इट इज रखना है और इनटू, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई कर दो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, खोलते भी चलो इसको, तो आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर होगा और 3/8 का मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस देखो 2a भी होता है, तो 3/8 का तो मल्टीप्लाई करवा ही रहे हैं आर प्राइम आर से और 2a भी अगर करेंगे तो a की वैल्यू है आर प्राइम अपान आर और इंटू 2 cos थीटा, तो इंटू यहाँ से लिखना शुरू करते हैं इंटू 2 cos थीटा, ये मल्टीप्लाई इस स्टेप में है, याद रखना बेटे, या मैं इस स्टेप को यहीं लिख देता हूँ यहीं पर, चलो ठीक है ठीक है ठीक, तो यहाँ पर कितना होगा ए स्क्वायर 3/8 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2 तो मैंने शायद लिखा ही नहीं कहीं पर, 2 जब 4 कर देता हूँ, 2 जब 4 कर देता हूँ, देखो ये वैल्यू तो लिख ही दिया, ए स्क्वायर होगा 3/8, देखो यहाँ से 3/8 आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर और फिर ये वैल्यू मैंने यहाँ का वैल्यू लिखा, फिर बी स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3/8 आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर और आर डैश अपान आर और 2 cos थीटा इंटू 4, हाँ 2a, ठीक है, और फिर प्लस 5/16 और इंटू आर प्राइम अपान आर का होल पावर 3 और इसको a माइनस बी के होल क्यूब से ओपन करोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब कहता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी से हमने ओपन करना स्टार्ट कर दिया, जब ओपन करना स्टार्ट कर दिया इसका तो क्या हो जाएगा, देखो ये ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर प्राइम अपान आर का होल क्यूब, देखो ये यहाँ पर होल क्यूब और फिर 2 देखो -2 cos थीटा का होल क्यूब करेंगे ना तो 8 cos क्यूब थीटा हो जाएगा बेटे और फिर -3a स्क्वायर 3 और a स्क्वायर मतलब आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर और इंटू बी यानी कि 2 cos थीटा और फिर क्या हो जाएगा +3a की वैल्यू है आर प्राइम अपान आर और इंटू बी स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 माइनस आर प्राइम और बाई आर और होल स्क्वायर 1/2 एज इट इज रहने वाला है और प्लस यहाँ से थोड़ा ऐसे लिखो आर प्राइम अपान आर और कॉस थीटा पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिखेंगे, पहले इस स्टेप को लिखेंगे, तो 3/8 और क्या हो जाएगा आर प्राइम अपान आर की पावर 4 हो जाएगा और फिर इस स्टेप को लिखेंगे प्लस 3/8 और 3/8 नहीं बल्कि आप देखो ये 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा
और आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से हो गया। अब इस वाले स्टेप को लिख लेते हैं, इस स्टेप को, तो -1/2 आर प्राइम अपान आर होल स्क्वायर। और अब कौन से स्टेप को लिखेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी लिख लिया मैंने, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये स्टेप भी हो गया। ठीक है, अब माइनस 3/8, 3/8 हो गया। 3/8 क्या, 4 से 8 को कैंसिल करेगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और आर प्राइम अपान आर का क्यूब हो जाएगा, आर प्राइम अपान आर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। देखो आर प्राइम अपान आर प्राइम अपान आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस। अब यहाँ पर देखो जरा, हम आर प्राइम अपान आर का होल क्यूब आया कहाँ से, ये होल क्यूब आया कहाँ से, एक्सपेंड कर रहे थे तो आया था क्या, चलो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 5/16। देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये सब क्या है, हाइयर डिग्री हैं, ये सब हाइयर डिग्री हैं, तो इनको हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं, इनको हम छोड़ ही दे रहे हैं। देखो अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसे आर प्राइम अपन आर के होल क्यूब से मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो ये सब बहुत हाइयर डिग्री आ जाएंगे, तो इनको हम छोड़ दे रहे हैं, ये सब बस छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आर हमारा बहुत, देख लो यहाँ से, आर जो प्राइम है वो बहुत ही क्या है, आर के रिस्पेक्ट में छोटा है, आर के रिस्पेक्ट में छोटा है, तो फिर बहुत वैल्यू, छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो हम इस सबको अवॉइड कर दे रहे हैं। यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, देखो ये इसके रिस्पेक्ट में छोटा है, और इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये तो और छोटी वैल्यू हो गई, यानी कि पी पॉइंट इस बॉडी से बहुत सिचुएटेड, एकदम क्लोज होगा, क्योंकि ये वैल्यू मैंने छोटी मान रखी है। ठीक है, तो फिर इसीलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, और छोड़ने के पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर मैं उस सब को छोड़ दूँ, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस, देखो आर प्राइम अपान आर कॉस थीटा को एज इट इज़ रखो प्लस, और देखो यहाँ आर प्राइम अपान आर, ये वैल्यू भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। हम यहाँ पर वही वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं बेटे, याद रखना, जो वैल्यू आर प्राइम अपान आर की डिग्री 3 हो, यहीं तक कंसीडर कर रहे हैं, उसकी वो हाइयर डिग्री को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये सारी डिग्रियाँ एलिमिनेट कर दे रहे हैं हम। ठीक है, और अगर ये सारी डिग्रियाँ एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास बचने वाला क्या है, यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, तो आर प्राइम अपान आर, ये हम क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। तो आर प्राइम अपान आर अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचने वाला है, यहाँ पर बचने वाला है, यहाँ पर क्या बचेगा, वो आर प्राइम अपान आर कॉमन लिया तो 3/2 अंदर बचेगा, और आर प्राइम और आर ये होल स्क्वायर ही कॉमन ले लो, आप होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, आर प्राइम अपन आर का होल स्क्वायर और 3 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और -1/2 यहाँ बचेगा। ठीक है, इस स्टेप का देखो, हमने इसको और इसको तो साथ में लिखा, और इस स्टेप को और इस स्टेप को साथ में लिख लिया, और यहाँ पर एक स्टेप और हम बढ़ा लेना चाहिए था, एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, एक स्टेप हम बढ़ाएंगे अगर, तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखें, तो आर प्राइम अपान आर का होल पावर 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो आर प्राइम अपान आर की पावर 6 हो जाएगा, जो कि डिग्री 3 से ज़्यादा है, तो एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा, तो देखो 8 2 जा 16, 5/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ध्यान देना बेटे, यहाँ 5/2 आ जाएगा, और आर प्राइम अपान आर का होल क्यूब हो रहेगा, और यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा रहेगा, कॉस क्यूब थीटा रहेगा, और यहाँ माइनस है, तो सो दैट यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है बेटे, यहाँ माइनस लग जाएगा। तो अब आप देखें, हमने और सारे स्टेप एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो आर प्राइम अपान आर, यहाँ क्यूब है, यहाँ 2 है, तो पावर 5 हो जाएगा, यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ आर प्राइम अपान आर की पावर 4 है, यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा। यही स्टेप बचेगा जो बाई मिस्टेक यहाँ पर हम लोग छोड़ चुके थे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस मिल जाएगा, क्या मिलने वाला है, माइनस। आई होप यहाँ पर आपको चेक भी करना होगा, देखो एक चेक आप करोगे तो माइनस का देख लेना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, चेक कर लेना। अब यहाँ तक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर प्राइम अपान आर कॉमन करोगे, आर प्राइम अपान आर कॉमन करोगे तो क्यूब कॉमन हो रहा है। और क्यूब जब आप कॉमन करोगे तब आपको ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है, 3/, क्या मिलने वाला है, 5/2 कॉस थीटा मिलने वाला है, 5/2 कॉस थीटा मिलने वाला है। और कॉस क्यूब थीटा मिलेगा और माइनस प्लस कितना मिलेगा आपको, प्लस कितना मिलेगा 3/2। यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गई है मुझे लग रहा है, एक बार चेक कर लो आप। 3/2 कॉस थीटा मिलेगा। एक बार देखो बेटे कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। देखो जहाँ क्यूब है वहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, देखो ये गड़बड़ी हो गई है। देखो 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 कहाँ, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है। आप जब ए क्यूब करेंगे ना, ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखो माइनस है, तो फिर क्या कराना होगा, -5/, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। देखो ये गड़बड़ी हो गई है ना, ये आपने कर दिया। देखो ये माइनस है तो इस माइनस को आपने प्लस बना दिया, ये माइनस है। तो फिर यहाँ पर ये अगर ओपन करोगे, आप ओपन करते हो तो ओपन करते हो तो ये वाला टर्म जो माइनस, तो यहाँ पर 5/2, 5/2 ये टर्म प्लस हो जाएगा, ये टर्म माइनस रहेगा, तो ये टर्म प्लस में आ जाएगा और ये टर्म आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, पूरा ये टर्म अब सॉल्व हो गया। और फिर आप डॉट 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 एज इट इज कर लो। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, ये हटा दो। तो हमने 2 टर्म बना लिया। तो आप ध्यान से देखो ज़रा, 2 टर्म बना लिया हमने। कौन कौन सा टर्म बनाया, 1 माइनस, देखो आर प्राइम अपान आर कॉस थीटा, फिर आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर, 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो एक पैटर्न चल पड़ा कि नहीं चल पड़ा, आर प्राइम अपान आर और होल क्यूब 5/2 कॉस क्यूब थीटा और -3/2 थीटा। मुझे लग रहा है कि हमने शायद एंगल जो थीटा लिखा है यहाँ पर थीटा लिख दिया, और हमने शायद यहाँ पर अल्फ़ा मान लिया था, ये भी एक मिस्टेक ही हो गया। देखो ये गड़बड़ हो गया यार, ये क्या हो गया। तो ये हमारा थीटा कर लेते हैं, इसको थीटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा लिख ही दिया था, तो थीटा वैसे हम यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मान चुके हैं, तो इसको भी थीटा ही कर लो आप, इसको भी थीटा ही कर लो, सब थीटा कर लिया आप, क्योंकि थीटा मिटाना आसान नहीं है, हर जगह आप थीटा मैंने लिख लिया है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन, तो हमको मिल गया, इक्वेशन हमको मिल गया। लेकिन इस इक्वेशन में अब थोड़ी सी राज छुपा हुआ है, अब उसको देखते हैं ज़रा क्या है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताते चलूँ आपको कि ये वैल्यू हमने किसकी कैलकुलेट की, ये वैल्यू तो हमने 1+x की कैलकुलेट की। ये वैल्यू हमने, अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू हमको लिखना है, ये वैल्यू लिखना है। तो r अपान आर कर ली आर, क्या लिखना है हमको, r अपान कर ली आर। देखो क्या लिखना है, r अपान करली आर, r अपान करली आर इज इक्वल टू, हमारा क्या था, देखो यार ये भूलने वाले भूल ही गया मैं चलो मैं करता हूँ इसको, कहाँ गया, ये था मेरा इक्वेशन, ये था, इसी को मैंने सॉल्व किया है और इसमें इसको सॉल्व किया है, इस पोर्शन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस पोर्शन को सॉल्व कर दिया है, तो ये आया कितना है, ये आया कितना है, r अपान कर ली आर, और ये आ गया है अब हमारे पास r अपान कर ली आर कितना आ गया है, या इसको 1/r ही रखो, कर ली आर ही रखो, इक्वल टू 1/r, और ये हमारे पास आया है 1+r प्राइम अपान आर, r प्राइम अपान r आया है, और कॉस थीटा, ये माइनस मेरा आ गया है, कहाँ से माइनस आ गया है, देखो इसको ओपन करोगे आप तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो r प्राइम अपान आर यहाँ पर ये प्लस हो गया है, और इसको मैंने पहले लिखा है तो ये प्लस हो जाएगा। देखो कई जगह मिस्टेक हो गया, तो r प्राइम अपान आर को मैंने पहले लिखा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ माइनस में होगा तो हमने इसको माइनस में यहाँ लिख रखा है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर हो जाएगा प्लस r प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर, और 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1/2 ये मिल जाएगा।
और फिर क्या हो जाएगा प्लस आर प्राइम अपान आर का होल क्यूब और 5/2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3/2 कॉस थीटा ऐसे एंड सो ऑन मिलता रहेगा। ये वैल्यू हम एक चीज़ आपको बता दें, आप लोग एमएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो मैथमेटिकल फिजिक्स, तो उसमें आपने 3-4 इक्वेशन पढ़ी होगी, हर्मिट पॉलिनोमियल, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, तो उसी में से एक ये पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल को हम लोग देख लेते हैं कि नाउ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको कोई नाम दे दो। अभी तक कितना इक्वेशन हम बना चुके हैं, चलो जो भी इक्वेशन बनाए हों हम इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दे रहे हैं। ये कोई बनाए होंगे इसको 2 दे रहे हैं। आप अपने सीरियल से आप लेक्चर को देख रहे हैं तो अपने बना लीजिएगा। नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, कैन बी रिटन एज इन टर्म ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है इस पर भी थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो सिंस लीजेंड्रे पॉलिनोमियल रिटन एज हम लीजेंड्रे पॉलिनोमियल को p लिखते हैं, सफिक्स n लिखते हैं और x लगाते हैं। और इसमें n जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू रखते हैं। और फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल देखते हैं कि जब हमारा p 0 होता है, देखो होता क्या है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में, p n होता है और इंटू x होता है ये। अब अगर मैं यहाँ पर लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में 0 रखूँगा और x रखूँगा px यानी कि, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। और p1 जब रखूँगा और ये x, तो ये वैल्यू x होता है। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल आपको बता रहा हूँ, 2 रखता हूँ तो ये x जो होता है, p अगर 2 रखता हूँ तो 3/2 और x स्क्वायर और -1/2 हो जाता है। और p3 जब रखते हैं तो x और अपॉन 5/2 x क्यूब -1/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स होता है, ये इंटू एक्स होता है। ऐसे हम वैल्यू को रखते चले जाएंगे, 7/2 हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा और 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। ऐसे हम लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में समझ रहे हैं। अब इसके एनालॉगस जो हमें पॉलिनोमियल मिला हुआ है, यानी लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के तरीके से जो मिला हुआ है, उसमें हम क्या मान ले रहे हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, देखो s इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा या थीटा आ गया है, तो कॉस थीटा अगर मैं मानकर चलता हूँ बेटे ना, तो p 0 रखेंगे और x की जगह पर क्या रखना है हमको, कॉस अल्फ़ा रखना है और इसकी वैल्यू 1 मिलेगी हमको। और p1 और कॉस अल्फ़ा अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर हमको अब 1 रख दिया है तो कॉस अल्फ़ा मिलेगा। और p2 और फिर हमने कॉस अल्फ़ा रख दिया है तो ये हमको मिलने वाला है 3/2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और -1/2। ऐसे p3 रखेंगे हम, p3 रखेंगे और x की जगह पर कॉस अल्फ़ा रख रहे हैं तो ये 5/2 और कॉस का यहाँ x की जगह पर क्या रख रहे हैं, कॉस अल्फ़ा, तो कॉस क्यूब अल्फ़ा -1/2 कॉस अल्फ़ा मिल रहा है। तो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल देखो, अगर आपको मैं अब कंपैरिजन करवाऊँ तो देखो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में कॉस अल्फ़ा रख रहे हो तो r प्राइम अपान r, कॉस अल्फ़ा की जगह पर x रख कर देख लो, एकदम लीजेंड्रे पॉलिनोमियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये इक्वेशन में एकदम हूबहू वही मिल रहा है हमको, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल ही मिल रहा है। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल को हम लिखते कैसे हैं, तो हम लीजेंड्रे पॉलिनोमियल इस साइड में लिख रहे हैं, इस साइड में हम लिख रहे हैं, तो ये हम लिखते हैं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल क्या लिखते हैं कि ये सिग्मा लगाते हैं और n की वैल्यू 0 से लेते हैं इनफाइनाइट तक लेते हैं और फिर हम लोग लिख लेते हैं pn और कॉस अल्फ़ा लिखते हैं, ये लिख लेते हैं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब अगर मुझे ऐसा इक्वेशन मिला हुआ है, ये इक्वेशन मिला हुआ है, तो इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल को, वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको लिखने वाले हैं। ठीक है,
तो इसको अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो किस तरीके से लिखोगे वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। देखो, इसको लिखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तो यही लिख लें, करली आर इज इक्वल टू 1/r आया था और प्लस 1/2 आर प्राइम अपन आर, और कॉस कितना था आर प्राइम अपन आर कॉस थीटा था। ये 1/2 नहीं है, 1/2 नहीं है, 1/2 हटा दो। और फिर कितना था आर प्राइम और माइनस आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर, आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर और 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। और फिर कितना था आर प्राइम अपान आर, अच्छा ये प्लस है, आर प्राइम अपान आर होल पावर 3 और फिर 5/2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1/2 और कॉस 3/2 कॉस थीटा। देख लेना बेटे, मिला लेना, एक बार मैच करा लेना इसको, ठीक है। तो आर प्राइम बाई आर का होल क्यूब और ये प्लस है 5/3 5/3 नहीं 5/2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3/2 और 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आर प्राइम अपान आर। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक ही है ये। चलो ये हमारा ये हमारा आया है 1 प्लस करके, ये ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग इसको आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 1 अपान करली आर और इक्वल टू 1 अपान आर। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, देखो ये सिग्मा हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी बेटे, और r प्राइम अपान r तो एज इट इज रहने वाला है और आपको लिखना पड़ेगा पी एन और कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ये हो गया लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, इस टर्म को हम यही लिख देंगे। और 1 अपान करली r इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी तक जाएगा, आर प्राइम तो ऐसे चलेगा और यहाँ पर इसकी पावर n रहेगी तो इसका तो पावर n हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा और r टू दी पावर यहाँ n+1 हो जाएगा, ये वाला r जो है, और पी एन और कॉस थीटा एज इट इज चलने वाला है। ये लीजेंड्रे पॉलिनोमियल से सॉल्व होकर वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। और 1 अपान करली आर और फिर यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ओपन करके देख लें, इसको ओपन करके देख लो, यही वैल्यू मिल ही जाएगी। देखो ओपन कर लें अगर तो सिग्मा, अगर ओपन कर लें सिग्मा नहीं लगेगा, अब सिग्मा 1 अपान आर, अगर इसको ओपन कर लो, अगर आप ओपन करोगे ना, ओपन करोगे यही मिलेगा। देखो आर प्राइम अपान आर की होल पावर 0 से स्टार्ट होगी, ये 0 और पी 0 और कॉस थीटा, पी 0 कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये देखो 1 हो गई, तो ये हो गया हमारा 1 और फिर प्लस आर प्राइम अपान आर का होल स्क्वायर। देखो n की पावर क्या रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं, स्क्वायर नहीं 1 रखने वाले हैं, 1 और P1 और कॉस थीटा, और P1 कॉस थीटा को आप सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है P1 कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा ही है, ठीक है, कॉस थीटा। अच्छा ये बार बार मुझसे थीटा अल्फ़ा पता नहीं कैसे हो जा रहा है, तो आप इसको थीटा ही चलिएगा मानकर, ये कॉस थीटा पता नहीं क्या दिमाग में है, तो ये थीटा हो रहा है, ये थीटा हो रहा है और ये थीटा और ये थीटा, हर जगह करेक्शन हो गया, करेक्शन डन हो गया। चलो ठीक है, तो आप इसको ओपन करोगे तो एग्जैक्टली हमको यही मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। ऐसे को P1 कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा मिलने वाली है, तो फिर आप ओपन करोगे कॉस थीटा मिल जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी आर प्राइम, और फिर हमको मिलने वाला है आर प्राइम अपान आर और इसका होल स्क्वायर 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 और प्लस आर प्राइम अपान आर का होल क्यूब और 5/2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3/2 कॉस थीटा ही मिलने वाला है। देखो आप वैल्यू रखते चले जाओगे, P1 कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से देख लो, यहाँ से कॉस थीटा होती है और इसकी वैल्यू देखो 1 रखोगे, 1 तो आर प्राइम अपान आर मिलेगा, 2 रखोगे तो P2 कॉस थीटा की वैल्यू ये होती है P2 कॉस थीटा की, 3 रखोगे तो P3 कॉस थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, ऊपर हमने लीजेंड्रे पॉलिनोमियल लिखा ही है,
तो सॉल्व करोगे एग्जैक्टली यही वैल्यू मिलेगी, कोई इसमें इफ़ एंड बट की बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक इक्वेशन था, अब चलते हैं अपने पुराने इक्वेशन पर, फिर से रिटर्न हो जाओ, गो बैक टू पवेलियन। देखो अब यहाँ पर 1/r की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। ये इक्वेशन मैं नीचे लिख ही लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1/v इज इक्वल टू, सॉरी 1/v नहीं है, v इज इक्वल टू 1/4πε0, और कितना आया था d, आया था रो और r प्राइम वेक्टर और इनटू डी क्यू आया था, मेरे ख्याल से डी क्यू आया था, नहीं था डी वी आया था, और अपान आर करली आर आया था, यही इक्वेशन आया था। आई होप आपको भी याद होगा, क्योंकि मैं तो भूल ही गया, सॉल्व करते करते इतना बिजी हो गया। तो यही है अपना इक्वेशन नंबर 1, यही है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 यही है। और इस इक्वेशन नंबर 1 में v इज इक्वल टू 1/4πε0 और रो वी वो आर रो, ये शायद आर प्राइम था मेरे ख्याल से, ये आर प्राइम तो नहीं था, ये आर प्राइम तो नहीं था, देख लो कई बार हमको ऊपर नीचे, नहीं ठीक है ये यही था, ठीक है ना। तो आर वेक्टर और ये हो जाएगा, देखो 1/करली आर और डी वी। अब 1/करली आर की वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू है, ये पुट करना होगा आपको, ये पुट करना होगा 1/r की वैल्यू, ये अपने निकाला है। तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 1/4πε0, ज़रा गौर से करना। और ये वैल्यू कैसे पुट करोगे आप, ये वैल्यू आप पुट कैसे करोगे, तो ये वैल्यू आपको पुट करने के लिए 1 यहाँ से देखो 1 ये r हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा लो, और रो और यहाँ पर ये वेक्टर, और 1/r की जगह पर क्या रखोगे 1/r, और ये पूरी की पूरी वैल्यू ब्रैकेट लगाओ 1 + r/r cos थीटा प्लस r'/r का होल स्क्वायर 3/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 प्लस r'/r होल पावर 3 और 5/2 cos क्यूब थीटा माइनस 3/2 और cos थीटा, और फिर ऐसे एंड सो ऑन डॉट 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 और डी वी, ये डी वी भी तो है, डी वी है ना। अब आप इसको क्या कर सकते हो ये बताओ हमको, आप इसको कर क्या सकते हो। आप यहाँ पर जब इसको एक्सपैंड करोगे, ये मतलब इसको सिग्मा के टर्म में लिखोगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1/4πε0, और क्या लिख सकते हो सिग्मा लगा लो, और यहाँ पर जो r की n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट ले जाओगे आप, और r⁴n और r⁴n+1 था, ये यही तो था मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, r प्राइम की पावर थी, r प्राइम की पावर, देखो ये r प्राइम की पावर n था, r की पावर n+1 था, r प्राइम यहाँ पर हो जाएगा, r प्राइम यहाँ पर हो जाएगा, और रो r प्राइम वेक्टर और पी एन कॉस थीटा या अल्फ़ा, मैं शायद थीटा लिख रहा हूँ तो थीटा ही रहेगा, और फिर हमारा ये पूरी वैल्यू सॉल्व हो गई और डी वी हो गई। इसको ऐसे शॉर्टकट में भी हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन भी रहेगा, याद रखना इंटीग्रेशन भी रहेगा, ये इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दिया। अब यहाँ पर जो ये टर्म आया है, इस टर्म को हम थोड़ा सा, इस वाले टर्म को और एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या एक्सप्लोर करके लिख रहे हैं, देखना ध्यान से देखना। अब यहाँ पर v इज इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू 1/r, तो एज इट इज लिख लो, यहाँ पर देखो 1/r एज इट इज लिख लो, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन के साथ हर एक स्टेप में कर दो, हर एक स्टेप में करोगे तो आने वाला क्या है, तो ये आने वाला है इंटीग्रेशन रो r प्राइम वेक्टर और डी वी आने वाला है, ये मिल गया, और यहाँ पर ये स्टेप मिल गया। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप 1/, हाँ इसमें हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, तो 1/4πε0 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 1/, देखो यहाँ पर 1/r है बाहर, और ये r स्क्वायर हो जाएगा, और r प्राइम तो बचेगा ही, r प्राइम बचेगा, और रो r प्राइम वेक्टर और डी वी हो जाएगा, कॉस थीटा भी रहेगा, कॉस थीटा और डी वी हो जाएगा, ये हमको मिलेगा अंदर ब्रैकेट में r प्राइम, और रो r प्राइम वेक्टर कॉस थीटा और डी वी हो जाएगा प्लस,
अब इस वाले स्टेप में कराओ मल्टीप्लाई, तो 1/4πε0 बचेगा बेटे, और क्या मिलेगा हमको, तो देखो 1/r है और 1/r का क्यूब है, तो क्या मिलने वाला है, इंटू 1/r⁻³ मिलने वाला है। और रो देखो इंटीग्रेशन रो r प्राइम वेक्टर, और फिर यहाँ से इसमें करा रहे हैं तो r प्राइम का होल पावर 3, और फिर क्या मिलने वाला है हमको मिलने वाला है रो r प्राइम, ये हो गया, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं r प्राइम और वेक्टर की पावर 3 हो जाएगी, वेक्टर नहीं r प्राइम की पावर 3, ये देखो r प्राइम की पावर 3, यहाँ से r प्राइम की पावर 3 कैसे हो गई, 2 होना चाहिए, 2 हो जाएगा देखो ये, और फिर ये रो हमारा अंदर जाएगा r वेक्टर और प्राइम ये हो जाएगा, और ये पावर ये r² होगा और ये पावर 3 है, तो ये पावर 3 हमने लिख ही लिया है, और 3/2 cos स्क्वायर थीटा -1/2 और dv, ये dv भी तो है, इसका भी तो मल्टीप्लाई होने वाला है, इसका भी तो मल्टीप्लाई ही होगा। ये स्टेप मैंने लिख लिया, चलो और आगे स्टेप बढ़ाते हैं, फिर 1/4πε0 हो जाएगा 1/, अब इस वाले स्टेप का पूरा इसमें मल्टीप्लाई करा लो, इसमें मल्टीप्लाई करा लो, तो 1/4πε0 एज इट इज रहेगा, और 1/r है तो r 1/r की पावर 4, और फिर इंटीग्रेशन लगेगा तो देखो r यहाँ पर r प्राइम की पावर 3 हो जाएगी, r प्राइम की पावर 3, अब क्या मिलने वाला है हमको, रो मिलेगा और r प्राइम वेक्टर, और अब फिर क्या मिलने वाला है, देखो अब मिलने वाला है हम लोगों को 5/2 cos 3 थीटा क्यूब थीटा और -3/2 cos थीटा, ये मिलने वाला है। आप बहुत सावधानी के साथ ये स्टेप करिएगा, मैं इसलिए बहुत स्लो एक स्टेप समझा कर बता रहा हूँ, मैं खुद बहुत देख कर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक माइनस या प्लस पूरे स्टेप को रॉन्ग कर देगा और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल, यही फॉर्मूला है बेटा, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही है, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ लीनियर नहीं कह सकते हैं, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ, हम इसको बोल सकते हैं, इसकी हेडिंग क्या थी उसको देख लो ज़रा, इसकी हेडिंग थी ड्यू टू किसकी वजह से था, हाँ ड्यू टू द आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या था, ड्यू टू आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, ड्यू टू अ आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ये, इन द टर्म्स ऑफ मल्टीपोल्स, ये हो गया मल्टीपोल्स। अभी तो मल्टीपोल्स आपको समझा भी रहा हूँ मैं बेटे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पर इस फार्मूले में और दिख रहा है, देखो अगर आप इस रो और dv को ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये dq लिखा हुआ है, इस रो और dv को ध्यान से देखोगे तो फिर कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है, dq लिखा हुआ है, और r² की डिपेंडेंसी है, r की डिपेंडेंसी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बात को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला टर्म कहीं ना कहीं एक बात को इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है आप हमें बताइए, ये बता रहा है कि ये जो है ना वो पोटेंशियल है, और किसकी वजह से है, ड्यू टू मोनोपोल है, ये किसकी वजह से है, मोनोपोल की वजह से ये पोटेंशियल है, ड्यू टू मोनोपोल की वजह से। r² की डिपेंडेंसी को देखकर आप यहाँ बता सकते हो कि ये वाला टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पोटेंशियल ड्यू टू, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इंडिकेट कर रहा है, इससे पहले हमने बताया भी है आपको। r³ को और यहाँ पर इसको देखकर ये क्या समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल ड्यू टू क्वार्टर पोल इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू क्वार्टर पोल को इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू क्वार्टर पोल को इंडिकेट कर रहा है, क्वार्टर पोल को। और अगर अब आप R5 और ये पूरा स्टेप देखें तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्टा पोल को इंडिकेट कर रहा है, ये ऑक्टा पोल को इंडिकेट कर रहा है।
तो आपने क्या देखा, आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल गई बड़ी आसानी से कि ये जो मल्टीपोल्स हैं, यानी यहाँ पर जो चार्ज दे रखा है हमने, इसको डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रखा है, आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, इसकी वजह से जब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट किए ना, तो ये जो चार्ज बॉडी है, जो आर्बिट्रेरी चार्ज बॉडी है, इसका बिहेवियर पॉइंट चार्ज भी है, डाईपोल भी है, क्वाड्रपोल भी है, ऑक्टापोल भी है। तो दैट्स वाई द रीजन ऑफ दिस कॉल्ड द मल्टीपोल, यही रीज़न है कि हमने इसको मल्टीपोल कहा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपोल कहने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि डाईपोल, क्वाड्रपोल, ऑक्टापोल और पॉइंट चार्ज सारा इसी में इनबिल्ट हो गया। तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी जो होती है, उससे क्लोज, किसी बहुत क्लोज पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो बॉडी होती है उसका नेचर ऐसा हो जाता है जैसा कि उसमें बहुत सारे डाईपोल हों, बहुत सारे क्वाड्रपोल हों, बहुत सारे ऑक्टापोल हैं, बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, यानी कि हर एक तरीके का उसका बिहेवियर हो जाता है कि जो मर्जी वो आप निकाल सको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि पोटेंशियल जब हमने कैलकुलेट किया तो हर एक टर्म आ गया, कोई ऐसा टर्म बचा ही नहीं, हर एक टर्म आ गया उस फार्मूले में। और हर एक टर्म क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका नेचर हर एक तरीके से हो सकता है। इस तरीके का जो मल्टीपोल का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर हम यूज कहाँ करते हैं, तो मल्टीपोल का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटे ना, उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करते हैं। यानी कि मल्टीपोल पोटेंशियल हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, मल्टीपोल पोटेंशियल पोटेंशियल आर इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये? इम्पॉर्टेंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसको यूज करते हैं। और मल्टीपोल कह क्यों रहे हैं, मल्टीपोल कह क्यों रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि तो आपको यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा टर्म फर्स्ट है वो पॉइंट चार्ज है, टर्म टू जो है वो क्या है, वो डाईपोल है, क्या है वो, डाईपोल का टर्म है। टर्म थ्री क्या है बेटे, वो क्वार्टर है, क्या है, क्वार्टर है। टर्म जो है वो फोर कौन सा है, वो ऑक्टापोल है, क्या है वो, ऑक्टापोल है। तो आपने क्या देखा कि सारे टर्म हैं। और टर्म वन को हम क्या बोलेंगे, टर्म वन को याद रखना, टर्म वन को हम क्या बोलेंगे, हम क्वाड्रपोल मोमेंट बोलेंगे, याद रखना। तो यहाँ पर मैं आपको यहीं पर लिखकर बता दूँ कि किसको क्या बोल रहे हैं। तो किसको क्या बोल रहे हैं ये जानना बड़ी ही ज़रूरत की चीज़ है। ये हमारा पोटेंशियल ड्यू टू द मोनोपोल है, और इसे हम बोलते हैं मोनोपोल टर्म। क्या बोलते हैं इसको, इस पूरे को बोलते हैं मोनोपोल टर्म। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोनोपोल टर्म क्या है, मोनोपोल टर्म, यहाँ लिख देता हूँ, मोनोपोल टर्म लिख देता हूँ। और मोनोपोल टर्म का मतलब है पोटेंशियल ड्यू टू द मोनोपोल, बेटा याद रखना ये बात, पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल, ये कर ही देता हूँ, मोनोपोल। और ये हमारा कितना है, v इज इक्वल टू v और पोजीशन वेक्टर r प्राइम 1/4πε0 इंटू 1/r इंटीग्रेशन ले लेते हैं रो r प्राइम वेक्टर और इंटू dv हो जाएगा। ये पोटेंशियल ड्यू टू द मोनोपोल हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपोल टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोपोल टर्म बोलते हैं। और एक चीज़ और बता दें, मोनोपोल मोमेंट भी इसी में होता है। क्या होता है, मोनोपोल मोमेंट होता है इसी में, ये भी याद रखो, मोनोपोल मोमेंट भी होता है। तो मोनोपोल मोमेंट क्या होता है बेटे, मोनोपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, ये जो टर्म है रो r प्राइम वेक्टर और dv है, यही मोनोपोल मोमेंट है। यही क्या है, मोनोपोल मोमेंट है, जो कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम है, यही है। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा टर्म टू बचा है, जिसको हम डाईपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म टू, यानी कि ये टर्म टू हमारा क्या था, वी आर प्राइम और वेक्टर अपॉन, ये टर्म कितना आया था, 1/4πε0, अरे यार बन जा 4πε0 और इंटू 1/r², r प्राइम और कितना था, cos
थीटा था, कॉस थीटा और रो आर प्राइम वेक्टर और डी वी था। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल कहलाएगा, ड्यू टू डाइपोल कहलाएगा। और याद रखना पोटेंशियल ड्यू टू तो डाइपोल तो है ही है ये, इसे हम डाइपोल टर्म कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल टर्म कहते हैं, इसे हम डाइपोल टर्म कहते हैं, ठीक है। और डाइपोल टर्म में अगर हम निकालें तो डाइपोल टर्म Q इज इक्वल टू डाइपोल टर्म मोनोपोल टर्म निकाला मैंने, पोटेंशियल ड्यू टू द मोनोपोल है, और मोनोपोल टर्म और मोनोपोल मोमेंट। हाँ, डाइपोल टर्म अगर हम निकालें तो डाइपोल टर्म कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू अरे भाई निकल जा, Q इज इक्वल टू रो और आर प्राइम वेक्टर होगा, आर प्राइम वेक्टर और इनटू डी वी हो जाएगा, ये डाइपोल टर्म हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमने आपसे कर ली कि किसको क्या बोलते हैं, मोनोपोल टर्म किसको बोलते हैं, मोनोपोल मोमेंट किसको बोलते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं डाइपोल टर्म तो हो ही गया, डाइपोल टर्म यहाँ तो लिख ही गया, सॉरी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाइपोल अगर मोमेंट निकालें, जैसे इसका डाइपोल मोमेंट निकाला तो इसका मोनोपोल मोमेंट निकाला, इसका ऐसे डाइपोल मोमेंट अगर हम निकालें तो डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन आर प्राइम वेक्टर और रो और आर प्राइम वेक्टर और इनटू डी वी हो जाएगा। ये डाइपोल टर्म है बेटे, ये क्या है, डाइपोल टर्म है, याद रखना ये क्या है, डाइपोल टर्म है। एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर इस टर्म को थोड़ा सा हम लिखें, थोड़ा सा देखो ध्यान देना, थोड़ा सा अगर मैं लिखूं तो रो और डी वी ये क्या हो जाएगा, रो डी वी, ये रो डी वी, ये डेंसिटी है, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, ये डेंसिटी ये वॉल्यूम एलिमेंट है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पोटेंशियल टर्म का जो डाइपोल है वो 1/4πε0 और फिर क्या लिख सकता हूँ, 1/r² और यूनिट वेक्टर आर डॉट पी भी तो लिख सकता हूँ, और यूनिट वेक्टर आर डॉट पी भी तो लिख सकता हूँ। इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो और यूनिट वेक्टर आर पी कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, P cos थीटा अपान r² ही तो लिखा हुआ है, देख लो आप, यही तो लिखा हुआ है, ये यहाँ से यही तो लिखा हुआ है, देख लो आप, आर प्राइम ओपन करोगे तो यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं इसको। डाइपोल मोमेंट का एक फार्मूला और भी आप लिख लीजिए, और वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज इक्वल टू Q1 और R1 वेक्टर प्लस Q2 और R2 वेक्टर और Q3 R3 वेक्टर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। इस वाले फार्मूले को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो बस हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और पी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू 1 से जाएगा n तक, और क्यू आई और आर आई वेक्टर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यही लिख लो आप। और मोनोपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो मोनोपोल मोमेंट क्या होता है, मोनोपोल, ये क्या होगा, मोनोपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो मोनोपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट डॉट, और कैपिटल Q इज इक्वल टू सिग्मा आई और क्यू आई, ये हो जाएगा, ये मोनोपोल मोमेंट हो जाएगा। और ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ चार्ज हो जाएगा, और ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और कहीं पर कुछ छूटा तो नहीं है यहाँ पर मेरे ख्याल से मोनोपोल मोमेंट में, ठीक है। बस तो बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।